नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके पहले के जितने भी वीडियोस हुए हैं उसमें हमने कहानी के बारे में पढ़ा है। कहानी का उद्भव, विकास, प्रेमचंद से संबंधित कहानियों के बारे में, फिर एक दुनिया, समानांतर में जो कहानियां थी, जो महत्वपूर्ण कहानियां थी, उनके बारे में हमने देखा था। आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हिंदी उपन्यास। जैसा हमने कहानी में किया था, पहले कहानी समझा क्या होती है, कहानी किस तरह से कहानी का विकास भारत में हुआ, मतलब हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमने कहानी का तत्व देखा, कहानी के इतिहास को किस तरह से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के पश्चात के युग में बांटा था। उन समय के प्रमुख रचनाकारों के बारे में क्या प्रवृत्तियां थी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब ठीक वैसे ही हम जब हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे तो सबसे पहले आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि उपन्यास क्या होता है, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास किस तरह से शुरू हुआ, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था, इसके अलावा उपन्यास के तत्व क्या हैं। अब एक चीज तो आपको लग रहा होगा, जब आप उपन्यास के तत्व देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ठीक यही चीज तो हमने हिंदी कहानी में भी पढ़ा था। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि चाहे हम कहानी की बात करें या फिर हम उपन्यास की बात करें, दोनों के ही तत्व समान हैं। वही 6 तत्व उपन्यास के हैं जो 6 तत्व कहानी के थे। सिर्फ नाटक में एक अंतर आ जाएगा। जब हम नाटक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो एक 7वां तत्व उसमें और जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं अभिनेता, या फिर रंगमंच के आधार पर उसको हम डिवाइड करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं उपन्यास है क्या। तो देखिए, उपन्यास के अगर हम शाब्दिक अर्थ की तरफ जाएं तो उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और एक न्यास। इसका मतलब होता है निकट और न्यास का मतलब होता है थाती या धरोहर, थाती या धरोहर, जिसको अमानत भी कहते हैं। तो उपन्यास का मतलब हो गया ऐसी घटना जो सामाजिक जीवन के निकट हो, जो सामाजिक जीवन के निकट हो, उसको हम कहते हैं उपन्यास। ठीक है, तो उपन्यास, इसको अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। अब देखिए, सामाजिक यथार्थ के निकट रचना को उपन्यास कहते हैं। ये आप तो परिभाषा याद कर लीजिए, हालांकि इसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं, जो आवश्यकता पड़ेगी वो मैं बताऊंगा। अब बात करें कि पहला उपन्यास क्या है। दुनिया का पहला उपन्यास की बात हो रही है, ना कि हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास की बात हो रही है। यदि दुनिया के पहले उपन्यास की बात करें तो सन 1739 में पामेला नाम की उपन्यास जो है ये छपी थी, और इसके राइटर हैं सैमुअल रिचर्डसन। तो सैमुअल रिचर्डसन की रचना पामेला को दुनिया का पहला उपन्यास कहते हैं। 1739 से आपको याद आ रहा होगा, अगर आप इतिहास पढ़े हो तो 1739 में भारत में एक आक्रमण हुआ था। कमेंट करके बताइएगा किसका आक्रमण था। अब हम बात करें, देखिए उपन्यास जो है इसका उद्भव यूरोप में हुआ। सबसे पहली बात, उपन्यास का उद्भव हुआ ही क्यों। उपन्यास के उद्भव के पीछे कुछ कारक रहे होंगे। वो कारक जो बेसिकली, अगर हम उनके कारकों की बात करें तो पहला कारक तो है पूंजीवाद और दूसरा कारक है मध्यम वर्ग। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई वैसे वैसे इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, और जैसे जैसे नए नए कारखाने बनने लगे वैसे ही गांव से लोग उठकर शहरों की तरफ जाने लगे, और वहां से अर्बनाइजेशन का एक फेज शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं शहरीकरण। शहरीकरण कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण के कारण हुआ। जैसे इंडस्ट्रीज बनी, मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, उस हिसाब से मजदूर जाने लगे गांवों से उठकर शहरों में काम धंधा करने के लिए। इसी बीच देखिए, समाज में कई तरह के लोग होते हैं। एक होता है ऊपर वाला वर्ग, जो पूंजीवादी वर्ग। यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो एक पूंजीवादी वर्ग होगा जिसके पास बहुत सारा धन होगा, सारे ऐशो आराम, सारी सुख सुविधाएं होंगी। दूसरा एक होता है जो अत्यंत ही गरीब होता है, मजदूरी करने वाला शख्स, या बिल्कुल एकदम लेबर क्लास। और तीसरा बीच का एक कड़ी, बीच की कड़ी होती है जो होता है मध्यम वर्ग। अब यहां पर क्या होता है, औद्योगिकीकरण के साथ साथ एक नए मध्यम वर्ग का उदय भी होता है, और ये नया मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसके बावजूद इसके पास उतनी संपत्ति नहीं होती है जितना कि अमीर वर्ग के पास थी। अब ये लोग कौन होते हैं? जो नया मध्यम वर्ग जन्म ले रहा है, ये कहां के लोग हैं? ये लोग गांवों के लोग हैं। ये शहर में जाते हैं, शहरों का अकेलापन और ऊब इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। सबको जीने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए, कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए। तो ठीक वैसे ही इसी कालखंड में उपन्यास का जन्म होता है जो मनोरंजन प्रदान करता है। अब आज के समय में आप देखिए, वेब सीरीज का दौर है, सिनेमा का दौर है। तो सिनेमा में भी खास करके अब मोबाइल में ही वेब सीरीज वगैरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उनमें हम देख के मनोरंजन कर लेते हैं। उस समय ये सुविधाएं नहीं थी। या तो आप नाटक देखिए,
या तो आप कहानियां पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। तो जिस समय उपन्यास का जन्म ठीक उसी समय हो रहा है जब औद्योगिकीकरण के कारण गांव का रहने वाला गरीब वर्ग शहरों में जाता है, उसकी स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है, वो पढ़ा लिखा वर्ग होता है और पढ़ा लिखा वर्ग अपने अकेलेपन, अपने ऊब को समाप्त करने के लिए किसी चीज का सहारा लेगा और वो सहारा बनता है उपन्यास। तो उपन्यास का जन्म के जो कारक हैं, एक तो कारक है पूंजीवाद, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, उसका अकेलापन, उसकी ऊब, उसको मिटाने के लिए वो पढ़ेगा उपन्यास। ये मध्यम वर्ग, ये मैंने बता दिया। अब उपन्यास एक तरह का कथात्मक विधा है। आप जब हम महाकाव्यों की बात करते हैं, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, ये सब हमने चर्चा किया है, आप पीछे के वीडियोस देखिए, 54 वीडियोस हैं। तो जैसे हम महाकाव्य की बात करते हैं तो पद्य साहित्य में जिस प्रकार महाकाव्य है, वैसे ही गद्य साहित्य में हम कह सकते हैं उपन्यास है। ठीक है, ये कथात्मक विधा होती है। एक प्रश्न यहां पे आता है, जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में उपन्यास यूरोप से आया, तो बीच में एक प्रश्न उठता है, क्या इसके पहले भारत में उपन्यास नहीं था? ठीक यही प्रश्न याद करिए कहानी के समय उठा था कि हमारे यहां तो कथाएं बचपन से बच्चों को सुनाई जाती हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं। तो क्या भारत में कहानी नई चीज है? क्या इसके पहले भारत में कहानी जैसा कुछ नहीं था? तो हमने बात की थी कि कथा और कहानी में कुछ बेसिक से अंतर होता है, और वही उपदेश के आधार पर। कथा में उपदेश अधिक है, नैतिक मूल्य अधिक है, कहानी में यथार्थवाद अधिक है। ठीक वैसे ही संस्कृत में आख्यायिकाएं होती थी, संस्कृत में होती थी आख्यायिका। अब संस्कृत की आख्यायिका हिंदी के उपन्यास से किस प्रकार भिन्न है, यह समझिएगा। आख्यायिकाओं का आकार भी वृहद होता था, उपन्यास वृहद होता है, मतलब मोटा किताब होगा उपन्यास का। कहानी 5-10 पेज में खत्म हो जाए, 20 पेज में, लेकिन उपन्यास 100 पेज तक जाता है, 150 पेज, हजारों पेज भी जा सकता है, कोई ऐसी लिमिट नहीं बांधी गई। तो जैसे आख्यायिका की हम बात करते हैं कि संस्कृत में यदि आख्यायिका थी, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि उपन्यास हमने यूरोप से लिया? उपन्यास पहले यूरोप में छपे, उसके बाद भारत में आए। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि आख्यायिकाओं में आदर्शवाद अधिक होता था, आख्यायिकाओं में नैतिक मूल्य अधिक होते थे। आख्यायिकाएं उपदेश पर फोकस करती थीं कि आख्यायिका पढ़ने के पश्चात मनुष्य के मन में जो परिवर्तन होगा वो किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित। हालांकि उपन्यास का भी अपना उद्देश्य है, परंतु उपन्यास में उद्देश्य उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि आख्यायिका में है। समझ में आया? तो यही अंतर है उपन्यास और आख्यायिका में कि आख्यायिकाओं में जहां हमने देखा कि आदर्शवाद चरम पर है, उपन्यास में हम देखेंगे कि यथार्थवाद अपने चरम पर है। यह आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कहानी के तत्व के बारे में, सॉरी, उपन्यास के तत्व के बारे में। उपन्यास के भी 6 तत्व हैं। एक है कथा वस्तु और कथानक, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है चरित्र, चौथा है देशकाल, पांचवा है भाषा शैली और छठा है संवाद। इसको समझिएगा, कथा वस्तु या कथानक क्या होता है? तो कथा वस्तु, कथानक दो अलग अलग चीजें हैं। कथा वस्तु की अंग्रेजी होती है प्लॉट, और कथानक का अंग्रेजी होता है प्लॉट, और कथा वस्तु को हम कहते हैं विषय वस्तु। किस विषय पर आधारित है? कोई भी कहानी या उपन्यास किसी विषय पर लिखा गया होगा, उस विषय में कितनी प्रामाणिकता है और कितनी कल्पना है, क्या वो विषय ऐतिहासिक है? बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त नाटक की। समुद्रगुप्त नाम का एक सम्राट भारत में हुआ, लेकिन क्या समुद्रगुप्त नाटक में यदि हम समुद्रगुप्त की प्रामाणिकता देखें तो क्या उतनी प्रामाणिकता है जितनी कि इतिहास में है? यानी कि प्रामाणिकता और ऐतिहासिकता दोनों की यदि हम बात करते हैं तो प्रामाणिकता भी हो सकती है विषय वस्तु में, या फिर प्योर कल्पना भी हो सकती है। पूरी तरह से कल्पना करके एक नया पात्र गढ़ा उपन्यासकार ने और बना दिया एक उपन्यास। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का कॉकटेल हो जाए, कुछ बातें प्रमाण पर आधारित हों, कुछ बातें कल्पना में हैं। यदि हम समुद्रगुप्त नाटक की बात करें तो उसमें कुछ इतिहास भी है। समुद्रगुप्त नाम का एक शासक हुआ है, सही बात है। स्कंदगुप्त नाटक की बात करें, स्कंदगुप्त नाम का एक शासक हुआ है, परंतु उसमें कुछ घटनाएं काल्पनिक भी हैं जो कि उपन्यासकार ने अपनी तरफ से जोड़ा है कथानक और कथावस्तु को सही बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा और मनोरंजक बनाने के लिए। एक तो ये हो गया। बात करें उद्देश्य की, हर एक व्यक्ति का जीवन में कुछ उद्देश्य होता है, हर एक कहानी का, हर एक रचना का भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अब ये उद्देश्य पर आधारित रचनाएं, आख्यायिका की यदि हम बात करें तो आख्यायिका में एक उद्देश्य होता था आदर्शवाद की स्थापना करना। लेकिन देखिए, अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूंगा, मतलब स्पीड अगर ज्यादा हो गई होगी तो आप थोड़ा सा पीछे स्पीड कम करके देख लीजिएगा यूट्यूब में, ये तो आपको सुविधा है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या होना चाहिए?
हर एक रचना का उद्देश्य होना चाहिए कि वो किसी तरह से पाठक के मन पर प्रभाव डाले। अब वो प्रभाव किसी भी तरह से डाल सकता है, पॉजिटिव प्रभाव भी डाले, नेगेटिव प्रभाव भी डाले, बहुत ज्यादा आदर्शवादी प्रभाव डाले, या फिर संभव है कि वो बहुत ज्यादा यथार्थ के धरातल पर ले जाए, ताकि रचना पढ़ने के बाद मनुष्य की बिल्कुल एक नई दुनिया में चला जाए कि अरे ये क्या हो गया। ऐसी कई बार होता होगा, जब आप कोई कहानी या कोई फिल्म देखते होंगे तो उसमें कोई लास्ट में ऐसी घटना हो जाती होगी कि आपका दिमाग एकदम झन्ना जाता होगा। जैसे बाहुबली का फर्स्ट पार्ट याद करिए, बाहुबली का फर्स्ट पार्ट, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कितना बड़ा एक यक्ष प्रश्न था। बात करें चरित्र की, तो हर एक उपन्यास या कहानी में चरित्र होंगे। अब चरित्र कितने हैं, चरित्र अधिक हैं कि चरित्र कम हैं? यदि चरित्र हैं तो कुछ चरित्र प्रधान चरित्र होंगे और कुछ चरित्र गौड़ चरित्र होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहानी या उपन्यास लिखते समय आपने प्रमुख पात्र को हाशिए पर डाल दिया और जो गौड़ पात्र हैं उनको बिना मतलब का डायलॉग उससे बुलवा रहे हैं। तो यह चीज भी देखनी पड़ती है। किसी उपन्यास की जब आप समीक्षा करेंगे तो इन्हीं तत्वों के आधार पर करेंगे। कथानक और कथावस्तु में कितनी प्रामाणिकता है, कितना कल्पना है, दोनों का बैलेंस है कि नहीं है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की पूर्ति करने में वह उपन्यास सफल है कि नहीं है, चरित्र योजना कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा चरित्र उसमें डाल दिया गया। जैसे आप बात करें स्कंदगुप्त की, उसमें चरित्र बहुत सारे हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है कि गौड़ चरित्रों पर इतना ज्यादा फोकस कर दिया गया है कि कहीं कहीं उबाऊ लगने लगता है। ठीक वैसे ही देश काल और परिस्थितियां, उपन्यास या कहानी की सफलता तब है जब वो हर एक परिस्थिति में, हर एक काल में लोगों को अपने आप से जोड़ दे। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि ब्रिटिश काल में कोई उपन्यास लिखा गया हो तो आज पढ़ते समय हम उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि इस तरह की दिक्कत है तो उसके देश काल और वातावरण में कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो यह भी देखना पड़ेगा। फिर बात करें भाषा शैली की, तो भाषा शैली में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे किन प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी उपन्यास में जो ब्रिटिश पात्र है वो बात कर रहा है भोजपुरी में, तो ये संभव नहीं है। ये थोड़ा सा असंभव जानने वाली चीज है। हालांकि कर सकता है, लिखने को हम कुछ भी लिख दें। अब शब्दावलियों में भी ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आंचलिक भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं तो किस हद तक आंचलिकता का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोगों को समझ में ही ना आए। तो इस तरह की चीजें, शब्दावलियों पर ध्यान। दूसरा, कई बार होता है कि सूत्र वाक्य, एक ही स्टेटमेंट में कोई बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। यह भाषा शैली की एक खास बात होती है, प्रेमचंद में देखने को मिलेगा। उसके बाद बिंब और प्रतीक होना चाहिए जिनके माध्यम से किसी घटना को दिखाया जाए। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किस तरह से हुआ है, यह भाषा शैली के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा संवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है उपन्यास का, कहानी का और उपन्यास दोनों का। तो इसमें क्या है संवाद में कि कहीं संवाद बहुत बड़े बड़े तो नहीं हो गए, कहीं संवाद बहुत छोटा तो नहीं हो गया। अब देखिए, छोटे संवाद अच्छे होते हैं। बेसिकली छोटे आप कोई ऐसा पात्र, आप देखिए, आप उपन्यास पढ़ रहे हैं और कोई शर्मा जी हैं उसके पात्र, और उन शर्मा जी ने लगातार 1.5 पेज तक कोई स्पीच लिख दी, मतलब बोल रहे हैं वो उस संवाद में, तो वो आपको कहीं ना कहीं उबाऊपन लगेगा। आप सोचेंगे 1 पेज आगे पलट देते हैं, अगली का मतलब अगला क्या हो रहा है आगे वो देखेंगे। तो इस तरह की चीजें भी ध्यान देने योग्य होती हैं कि संवाद बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। और कई बार संवाद में क्या होता है कि 2 पात्र बात कर रहे हैं तो पहले पात्र की बात पूरी ना हो पा रही है, इसी बीच दूसरा पात्र कूद के बोलने लगता है। यह अच्छी बात मानी जाती है कि कुछ मेरे बोलने से पहले मेरी बात काट कर यदि दूसरा बोल रहा है, उपन्यास में, जनरल लाइफ में नहीं, तो क्या होगा कि वो प्रभावशाली हो जाएगा। वो जो संवाद होगा प्रभावशाली होगा, एक फ्लो बना रहेगा, एक गति बनी रहेगी। समझ में आया? तो इस तरह की चीजें हैं। ये 6 उपन्यास के तत्व हैं जिनके बारे में मैंने आज चर्चा की। इसमें अब हम बात करते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना जाए। जैसे हिंदी की पहली कहानी मानने में विवाद हुआ, वैसे ही हिंदी का पहला उपन्यास किसको माने, इसमें भी विवाद है। विवाद क्या है? देखिए, पंडित गौरी दत्त ने लिखी एक उपन्यास लिखा, देवरानी जेठानी की कहानी। 1870 में प्रकाशित हुई पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी। और मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय की वामा शिक्षक 1872 में प्रकाशित हुई। इसी बीच श्रद्धा राम फिलौरी जी ने, यह श्रद्धा है, श्रद्धा राम फिलौरी जी ने भाग्यवती नाम से एक रचना लिखी, जो लिखा तो उन्होंने 1877 में था, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1887 है। और ये अब देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि किन किन उपन्यासों में कंपटीशन चल रहा है कि वो हिंदी का पहला उपन्यास बन जाए। फिर आता है श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, 1882 में प्रकाशित होती है श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी परीक्षा गुरु। अब यहां पर समझने वाली बात है, इन दोनों को तो हमने देख लिया, उसके बाद ये दोनों हमने पढ़ा। अब जो महत्वपूर्ण, जो
अब इनमें से जिन दो रचनाओं को लेकर सबसे अधिक विवाद है कि किसको हिंदी का पहला उपन्यास माना जाए, वो है श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा लिखित भाग्यवती और दूसरा है परीक्षा गुरु जो कि श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। अब इनमें क्या देखिए अंतर क्या है, किसको हम पहला उपन्यास माने। चार उपन्यास हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इनमें से जिन दो में सबसे अधिक विमर्श है वो है भाग्यवती में और परीक्षा गुरु में। अब यहां पर तर्क क्या दिया जाता है, सर्वमान्य रूप अगर हम देखें तो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु को ही हम पहला उपन्यास मानते हैं हिंदी साहित्य का। क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती की रचना यद्यपि 1877 में की थी, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1887। और यहां देखिए परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882। मतलब परीक्षा गुरु का प्रकाशन भाग्यवती के प्रकाशन से 5 वर्ष पहले हो गया था। और यथार्थवाद की दृष्टि से देखें तो यथार्थवाद परीक्षा गुरु में ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए अंततः हम यही मानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके उपन्यासकार यानी कि लेखक श्रीनिवास दास हैं। इसकी रचना 1882 में हुई, प्रकाशन वर्ष। अब इसका देखिए लिख तो पहले दिया था मगर प्रकाशन बाद में हुआ। जब प्रकाशन होगा तभी तो कोई पाठक किसी रचना को पढ़ेगा, बिना पढ़े तो इस बात को यह तर्क यहां पे सिद्ध नहीं हो पाता है कि श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के द्वारा लिखित भाग्यवती को हम पहला उपन्यास मान लें। यह गलत हो जाता है। मतलब हम मानते हैं किसको, परीक्षा गुरु को। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपन्यास में यथार्थवाद की क्या दृष्टि है, क्या है यथार्थवाद की स्थिति क्या है। जब हमने कहानी पढ़ा था, कहानी के इतिहास में पढ़ा था कि प्रेमचंद वह कहानीकार हुए जिन्होंने हिंदी कहानी की यात्रा जो 100 वर्षों में पूरी होकर यथार्थवाद तक पहुंचती, उसको मात्र 15-20 वर्ष में प्रेमचंद ने कहानी में देखा था कि हिंदी कहानी में जो यथार्थवाद है वो प्रेमचंद की देन है। यहां पर भी अगर हम उपन्यास में यथार्थवाद की बात करें तो एक बात आपको याद रखनी है कि प्रेमचंद से पहले, मतलब प्रेमचंद पूर्व युग के इतिहास के बात करें यदि हम उपन्यास में, तो यहां पर भुवनेश्वर मिश्र थे। भुवनेश्वर मिश्र की 2 रचनाएं आपको याद रखनी है, एक है घराऊ घटना और एक बलवंत भूमिहार। ये 2 रचनाएं ये 1893 में और ये 1896 में प्रकाशित हुई। ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें यथार्थवाद देखने को मिलता है। हालांकि हिंदी उपन्यास में भी यथार्थवाद पूरी तरह से, चरम यथार्थवाद हम तभी देखेंगे जब प्रेमचंद युग आएगा। जैसा हिंदी कहानी में पढ़ा था वैसे ही हिंदी उपन्यास भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रमुख नाम है वो है ब्रजनंदन सहाय का। इनके उपन्यास है सौंदर्योपासक, इसमें भी हम यथार्थवाद देखते हैं। यानी कि यथार्थवाद की नींव प्रेमचंद पूर्व युग में ही पड़ गई थी। उस नींव पर एक भव्य इमारत खड़ा किया था किसने, प्रेमचंद ने, या प्रेमचंद युग के अन्य रचनाकारों ने। तो इस तरह से हमने आज के इस क्लास में क्या क्या देखा, इसको मैं 2 मिनट के वीडियो में समराइज करता हूं। सबसे पहले हमने बात की कि हिंदी उपन्यास क्या है, उपन्यास के अर्थ के बारे में बात की, जिसका मतलब निकला कि सामाजिक यथार्थ के निकट जो रचना है उसे उपन्यास कहते हैं। उपन्यास सबसे पहले 1739 में पामेला उपन्यास सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया। इसके बाद से यूरोप में ही हमने देखा कि इसका उद्भव हुआ। फिर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ी, पूंजीवाद बढ़ा, भारत की नहीं, सॉरी, हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर पे। तो विश्व स्तर पे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे नई फैक्ट्रियां बनी और एक नया मध्यम वर्ग आया जो न तो बहुत ज्यादा अमीर था और न तो बहुत ज्यादा गरीब था। ये अपने अकेलेपन और ऊब को दूर करने के लिए उपन्यास का सहारा लेता है और इसी समय उपन्यास की रचनाएं शुरू होती हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी हो चुका होता है। तो यहां पर ये प्रमुख कारक थे जिन्होंने उपन्यास के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। हम बात करें कि हिंदी में उपन्यास कैसे आए, तो एक तर्क है कि हिंदी में पहले ही संस्कृत साहित्य में आख्यायिकाएं होती थी। कहीं ये उपन्यास आख्यायिकाओं का ही रूप तो नहीं है। तो देखिए आख्यायिकाएं और उपन्यास में क्या अंतर था, मैंने बताया। आख्यायिकाएं भी बृहद होती थी, बड़ी होती थी, लेकिन उनका अंत किसी न किसी आदर्श, किसी न किसी नैतिक मूल्य से होता था। परंतु उपन्यास में इसकी आवश्यकता नहीं है। उपन्यास का अंत यथार्थवाद में होगा तो उपन्यास ज्यादा बढ़िया माना जाएगा। फिर हमने बात किया उपन्यास के उन 6 तत्वों के बारे में जो कहानी में भी पढ़ा था, कथा, वस्तु और कथानक। उसके बाद बात किया उद्देश्य, हर एक रचना का एक उद्देश्य होता है, उपन्यास का भी एक उद्देश्य है। पढ़ने के बाद पाठक पहले की स्थिति में न रहे, उसकी मन स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन हो, यह उद्देश्य होता है। चरित्र, उस उपन्यास में या रचना में कितने चरित्र हैं, चरित्रों में आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक है कि नहीं है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान चरित्र के आगे गौड़ चरित्र ज्यादा प्रधान लगने लगे? या फिर देश काल कैसा है, उसके बाद भाषा शैली, किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग है, कैसे बिंब या प्रतीक का प्रयोग है, सूत्र वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार है, मुहावरे और लोकोक्तियां किस अनुपात में हैं, यदि कोई उपन्यास आंचलिक है तो क्या आंचलिक भाषा उसमें दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंचलिक भाषा के शब्द बहुत अधिक हो गए हों या बहुत कम हो गए हों? संवाद बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े संवाद उबाऊ होते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता है। छोटे संवाद अच्छे हैं, उनमें भी सबसे अच्छा यह है कि कोई एक चरित्र अपनी बात कह रहा हो, दूसरा चरित्र उसकी बात काट कर बोलने लगे, यानी कि प्रवाह देखने को मिले। ये हमें मिलता है अगर संवाद में, तो कहेंगे कि संवाद जो है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात की। सभी निष्कर्षों के बाद यह पता चला कि परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास की रचना है 1882 की, यह हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। उसके बाद हमने बात किया हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद। हमने बात की कि सबसे पहले जब शुरुआती उपन्यास थे उस समय रोमांचकारी उपन्यास लिखे जाते थे, आदर्शवादी उपन्यास लिखे जाते थे। जो चरित्र होता था, यदि कोई खलनायक पात्र भी है तो वो भी क्या करता था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता था। प्रेमचंद ने बड़ा हृदय परिवर्तन कराया है शुरू की कहानियों में। उसके बाद प्रेमचंद जब आते हैं, थोड़ा सा मैच्योर होता है, प्रेमचंद की रचनाएं मैच्योर होती हैं, तो हम देखते हैं कि यथार्थवाद कितने चरम रूप में देखने को मिलता है। वैसे ही हिंदी उपन्यास में यथार्थवाद की शुरुआत यद्यपि प्रेमचंद पूर्व युग में ही हो गई थी, लेकिन यथार्थवाद का चरम रूप फिर हमें प्रेमचंद युग में ही देखने को मिलता है। इस तरह से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़िएगा। एक और सूचना है, यदि आप अपने आंसर राइटिंग फीडबैक, हमारे एक प्रोग्राम चलता है आंसर राइटिंग फीडबैक का प्रोग्राम, मंथली प्रोग्राम है, यदि आप उस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। नंबर है 9169041691। फिर बोल रहा हूं 9169041691। कॉल नहीं करना है, केवल हिंदी लिटरेचर आंसर राइटिंग लिख के व्हाट्सएप कर देना है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बहुत कम फीस में और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें अपना उत्तर लेखन सुधार करने के लिए तो इसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो।